जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बड़े ही ज्वलंत सवाल का मैं जवाब देने वाला हूं। इस सवाल को अक्सर हमारे विरोधी मेरे YouTube के कमेंट में पूछते हैं, सोशल मीडिया पर पूछते हैं। सबसे ज़्यादा वो लोग पूछते हैं जो अपने आप को तथाकथित ऊंचा मानते हैं, जैसे कि राजपूत समाज के लोग। ये लोग सबसे ज़्यादा मेरे कमेंट में इस सवाल को पूछते हैं। फिर कई जगह ब्राह्मण भी इस सवाल को पूछते हैं। ये लोग पूछते थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन अब एक नई चीज़ मुझे देखने में आ रही है कि अब हमारे ही समाज के लोग, यानी जिनके नाम के पीछे यादव लगा हुआ है, जो नए नए शूद्र बने हैं, इन लोगों को जब हम समझाने जाते हैं कि नहीं भाई आप शूद्र नहीं हो, तो ये लोग भी हमसे यही सवाल पूछते हैं। तो मुझे लगा कि इस सवाल का जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आम आदमी तो छोड़िए, मैंने तो देखे हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी संसद में इस सवाल को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लेखक हैं YouTube वीडियोज़ में, वो भी इस सवाल को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो आखिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या ओबीसी वाले शूद्र होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ा ही छोटा सवाल आपको लग रहा होगा, लेकिन बड़ा ही गंभीर सवाल है, क्योंकि इस सवाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है समाज के अंदर लोगों के बीच में। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब तो दूंगा ही, इसके साथ साथ ये भी मैं सिद्ध करूंगा कि अगर ओबीसी वाले शूद्र होते हैं तो फिर ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, मुसलमान सब के सब शूद्र साबित हो जाएंगे, क्योंकि ओबीसी में ब्राह्मण भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। यानी हिंदू धर्म की जितनी भी जातियां हैं सब की सब शूद्र साबित हो जाएंगी। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से राज्यों में ब्राह्मण ओबीसी में आते हैं और क्यों आते हैं, और किन किन राज्यों में राजपूत ओबीसी में आते हैं और क्यों आते हैं। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सवाल के ऊपर एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने विस्तार से समझाया है कि ओबीसी क्या होता है, ओबीसी में जो जातियां आती हैं वो किस आधार पे आती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में समझाई है। आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ओबीसी क्या होता है, ओबीसी में आने का आधार क्या होता है। मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि ब्राह्मण भी ओबीसी में आते हैं, राजपूत भी ओबीसी में आते हैं। तो अगर ओबीसी वाले शूद्र हैं तो फिर ब्राह्मण और राजपूत भी शूद्र हो गए। इससे पहले संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं कि ओबीसी होता क्या है। ओबीसी, इसके नाम की फुल फॉर्म आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास। सी पे फोकस कीजिए, यहाँ पे लिखा है क्लास ना कि कास्ट। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ओबीसी में या तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से रखा जाता है या तो जाति के आधार पर रखा जाता है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। ओबीसी में जाति के आधार पर किसी भी समुदाय या किसी भी कम्युनिटी को नहीं रखा जाता है। ओबीसी में उन समुदायों या उन कम्युनिटी को रखा जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होते हैं। सबसे पहले ये बताने से पहले कि कौन कौन से राज्यों में ब्राह्मण और राजपूत ओबीसी में आते हैं, इससे पहले मैं चाहूँगा एक स्क्रीनशॉट दिखाना। ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये दैनिक भास्कर का स्क्रीनशॉट है। इसमें क्या लिखा हुआ है साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि राणा समाज ने मांग की है कि उनको भी ओबीसी का हक मिलना चाहिए। राणा समाज राजपूत समाज में आता है, तो वो मांग कर रहा है कि उनको ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए। एक और स्क्रीनशॉट देखिए। इस स्क्रीनशॉट में उत्तर प्रदेश के अंदर राजपूत समाज मांग कर रहा है कि उनको भी ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर ओबीसी वाले शूद्र होते हैं, अगर ओबीसी में आना शूद्र होता है, तो फिर राजपूत समाज ओबीसी में आने की मांग क्यों कर रहा है? क्या वो अपने आप को क्षत्रिय से शूद्र मानने लगा है? नहीं, क्योंकि ओबीसी जो है वो ना तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर शामिल की जाती है और ना ही जाति के आधार पर। इसका आधार सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन से होता है।
चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किन राज्यों में ब्राह्मण ओबीसी में आते हैं। तो ये रही पूरी की पूरी लिस्ट, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। कर्नाटका के अंदर दैवडन्य ब्राह्मण्स होते हैं, वो ओबीसी में आते हैं। फिर महाराष्ट्र के अंदर शैवा ब्राह्मण्स होते हैं, वो ओबीसी में आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अंदर डाकोत और जोशी ब्राह्मण्स ये ओबीसी में आते हैं। राजस्थान के अंदर कटहा ब्राह्मण ये ओबीसी में आते हैं। तमिलनाडु और केरला के अंदर सौराष्ट्र ब्राह्मण्स ओबीसी में आते हैं। कर्नाटका के अंदर स्थांकर ब्राह्मण्स ओबीसी में आते हैं। उत्तराखंड के अंदर सकलानी ब्राह्मण्स वो ओबीसी में आते हैं। और आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोस्वामी ब्राह्मण्स ओबीसी में आते हैं। वेस्ट बंगाल में रुद्राजा ब्राह्मण्स ओबीसी में आते हैं। आसाम में मणिपुरी ब्राह्मण्स ओबीसी में आते हैं। केरला, कर्नाटका में राजापुर सारस्वत ब्राह्मण्स ओबीसी में आते हैं। फिर इसके बाद नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर वैष्णव ब्राह्मण्स, स्वामी, बैरापी, नायक, रैना, बावा, ये सारे के सारे जो ब्राह्मण्स हैं ये सब ओबीसी में आते हैं इन सभी राज्यों के अंदर। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ओबीसी में आना शूद्र होता तो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सबसे उच्च माना जाता है, तो इनको ओबीसी में क्यों शामिल किया जाता? तो इस बात से ये बात सिद्ध हो जाती है कि ओबीसी में आने का मतलब शूद्र नहीं होता है। ओबीसी में अगर आना शूद्र है तो फिर ब्राह्मण भी शूद्र हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि राजपूत समुदाय किन किन राज्यों के अंदर ओबीसी में आता है। ये रही आप लोगों के सामने पूरी की पूरी लिस्ट, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, गुजरात के अंदर खांड राजपूत, मेर राजपूत, हाटी राजपूत, नडोदरा राजपूत, फिर इसके बाद भाटी राजपूत, फिर इसके बाद वाघेर राजपूत, जिनकी उत्पत्ति जडेजाओं से ही बताई जाती है, जडेजा राजपूत से। तो गुजरात के अंदर ये सारे जो राजपूत की कैटेगरीज हैं ये ओबीसी में आते हैं। इसके अलावा कर्नाटका में पूरे के पूरे राजपूत समुदाय ओबीसी में आता है। राजस्थान के अंदर रावणा राजपूत ओबीसी में आता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रावणा राजपूत ये बहुत महत्वपूर्ण है बताना, क्योंकि आपने एक गैंगस्टर का नाम सुना होगा जिसका नाम है आनंद पाल, वो रावणा राजपूत में ही आता था। इनके बारे में कहा जाता है कि जो वहाँ के दूसरे राजपूत समुदाय के लोग हैं रावणा राजपूत को अपने से नीचा मानते थे, इसीलिए आनंद पाल की जब शादी हो रही थी तो उसको घोड़ी पर चढ़ने से इन लोगों ने मना कर दिया था। जिसके बाद आनंद पाल को एक जाट था जो उसका मित्र था, उसने उन राजपूतों से बचाने का काम किया था। हालांकि ये बात दूसरी है कि आनंद पाल ने बाद में अपने उसी जाट दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था, मतलब वो एहसान फरामोश निकला था। और आज सारे के सारे राजपूत आनंद पाल को अपना हीरो मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं। तो रावणा राजपूत ओबीसी में आता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर लोधी राजपूत आते हैं। फिर तमिलनाडु के अंदर अग्निवंशी क्षत्रिय राजपूत ये भी ओबीसी में आते हैं। हरियाणा के अंदर कश्यप राजपूत होते हैं, ये भी ओबीसी में आते हैं। 19 नंबर पे आपको मिल जाएगा अगर आप हरियाणा ओबीसी लिस्ट चेक करेंगे तो। फिर इसके बाद पंजाब में कश्यप राजपूत ओबीसी में आते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश में केशप राजपूत होते हैं, ये भी ओबीसी में आते हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ राजपूत समुदाय के लोग भी ओबीसी में आते हैं और ओबीसी में आने की मांग कर रहे हैं केंद्रीय स्तर पर, जैसे कि यादव समुदाय है। तो अगर ओबीसी में आना शूद्र होता तो ना ब्राह्मण ओबीसी में होते, ना राजपूत ओबीसी में होते, और ना ही ये लोग केंद्रीय स्तर पर ओबीसी में आने की मांग करते। तो आज की इस वीडियो में ये सिद्ध हो चुका है कि ओबीसी में जो समुदाय होते हैं, जो जातियाँ होती हैं, उनका ना ही वर्ण व्यवस्था से कुछ लेना देना है और ना ही जातियों से कुछ लेना देना है। तो आगे से अगर कोई भी आप लोगों से ये प्रश्न पूछे कि तुम तो यादव हो, तुम ओबीसी में आते हो, तो तुम क्षत्रिय कैसे हो गए, तुम तो शूद्र हुए, तो उस शख्स के ऊपर इस वीडियो को फेंक कर आप मार सकते हैं। उसको आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि भाई तुम लोग भी ओबीसी में आते हो और तुम लोग भी शूद्र हो गए।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात करूंगा अगली और किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।